बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने बहाओ नावल में क्या लिखा है और इस नावल को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इसके किरदार, असलूब, खुलासा और ज़बानो बयान के बारे में बात करेंगे। अगर आप मज़ीद नावलों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। उम्मीद है कि आपको अपने फ़ैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। आपको तमाम बेहतरीन नावलों के तजज़िये इसी चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा बयानो बदी, ग्रामर, अफसाने हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ का तारुफ। तारड़ एक मारूफ टीवी एंकर, सहाफ़ी, कालम निगार, ड्रामा निगार और अफसाना निगार हैं। इसके अलावा सफ़रनामा निगार हैं, अदाकार हैं, नावल निगार हैं और हमारे प्यारे चाचा जी हैं, यानी दुनिया इन्हें चाचा जी के नाम से भी जानती हैं। तमाम असनाफ में तबे आजमाई की, लेकिन उनकी ख़ास पहचान उनके सफ़रनामा निगार होना और नावल निगार है। अहद हाज़र में सबसे ज़्यादा मशहूर सफ़रनामा निगार और नावल निगार हैं। इस वक्त तारड़ पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अदीब हैं। 60 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। मारूफ तख्लीक़ात में निकले तेरी तलाश में, उंदलस में अजनबी, राख, बहाओ, हसो खाशाक ज़माने, ए गज़ाले शब, जिप्सी, पखेरू और उल्लू हमारे भाई हैं। आज का नावल जिसके बारे में हम बात करेंगे बहाओ है। बहाओ नावल पाकिस्तान से शाया होने वाला नावल है। लिखा इसको मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने। कुल सफ़हात हैं इसके 272। 1992 में पहली मरतबा इसे संग मील पब्लिकेशंस ने शाया किया। कई एडिशन शाया हो चुके हैं। तारीख़ी व तहज़ीबी नावल है। मौजू है इसका 1000 साल कबल वादी सिंध की तहज़ीब। नावल लिखने की वजह तस्मिया, यानी मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने ये नावल क्यों लिखा, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। फरमाते हैं, दरअसल मुझे रात को उठकर पानी पीने की आदत है। मैं साइड टेबल पर पानी से भरा हुआ गिलास रख लेता हूँ और मैं शीशे का गिलास नहीं रखता। मुझे पक्के गिलास में पानी पीने की आदत है, यानी स्टील के गिलास में। तो वो बहुत गर्म रात थी। जब नींद कुनूदगी में उठकर मैंने पानी पिया तो एहसास हुआ कि गिलास में मेरे अंदाजे के मुताबिक जहाँ तक पानी होना चाहिए वो उससे थोड़ा कम है। बैरूनी हिस्से में पानी की ठंड या नमी वहाँ महसूस नहीं हुई, यहाँ पहले हुआ करती थी। वो पहला मौका था जब बहाव का इब्तदाई ख्याल कि पानी खुश्क हो रहा है मेरे जहन में आया। चलें जी, ख्याल तो आ गया जहन में। अब मुस्तनसर हुसैन तारड़ एक मशहूर अदीब हैं। ऐसे तो वो नावल नहीं लिख लेंगे, पहले तहकीक करेंगे। तो असल तहकीक जिस पे ज़्यादा वक्त लगा वो थी इसकी ज़बानो बयान। ज़बानो बयान उन्होंने कहाँ से ली, इस बारे में वो लिखते हैं, उसे लिखने में वक्त नहीं लगा, असल वक्त तहकीक में लगा। ज़बान का क्या रंग ढंग होना चाहिए, ये अहम सवाल था। जब मैंने इसे लिखना शुरू किया तो 50-60 सफ़हात लिखकर उसे पढ़ा। अंदाज़ा हुआ कि जो ज़बान मैंने लिखी है वो आज की ज़बान है। मसलन लड़का लड़की से कहता है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। अब 5-4 साल पहले ये बात इस तरह तो नहीं कही जाती होगी। मुंशी प्रेमचंद के ज़माने में भी मोहब्बत का इजहार इस तरह नहीं किया जाता होगा। इसकी बजाय कहा जाता होगा, तुमने मुझे मोह लिया है। अगर 60-70 साल में एक्सप्रेशन इतना तब्दील हो गया है तो 5000 साल पहले का एक्सप्रेशन क्या होगा। फिर चंद माहिरे लिसानियात मसलन अली अब्बास जलालपुरी और फरीद कोटी से मशवरे किए कि उस ज़माने में कौन कौन सी ज़बानें थी। इत्फाक से उन्हीं दिनों मुझे दी एंशियंट
टाइमल पोइट्री के मौजू पर बर्कले यूनिवर्सिटी का एक थीसिस मिला। ये बड़ा दिलचस्प अमर है कि तामिल और ब्राह्मी दो ज़बानें ऐसी हैं जिन्होंने द्राविड़ी ज़बान से सबसे ज़्यादा अल्फाज लिए। मैंने सोचा कि कदीम तामिल शायरी का एक्सप्रेशन ज़रूर इसमें राइज द्राविड़ी बोली के करीब तर होगा, तो इस थीसिस का पूरा मुतालिया किया, रिदम और इस ज़माने के इश्तियारों को समझा। बहाव में आपको कोई जदीद इश्तियारा नहीं मिलेगा। जब किरदार की चाल का तज़किरा आता है तो ये कहा जाता है उसकी चाल इतनी खूबसूरत थी कि शहद की मक्खियाँ उसके पीछे पीछे चली जाती, या फिर उसकी हिप कोबरा के खून की तरह थे जिनमें जहर भरा था, जिनसे वो मुझे डस सकती थी। यानी मैंने कदीम तामिल शायरी पढ़ी और इसमें इख्तरा की। अगर मुझे पैटर्न मिल जाए तो मैं इख्तरा कर लेता हूँ। अब बात करते हैं प्लाट की। नावल बहाव का बुनियादी मौजू तो वादी सिंध की कदीम तहजीब है, जो कि एक मरकज़ी कहानी है, मगर इस मरकज़ी कहानी को मुकम्मल और बामानी बनाने के लिए बहुत सी ज़िमनी कहानियों का सहारा लिया गया। नावल में एक मुकम्मल तहजीब है और इस तहजीब के तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखा गया है। मुख्तलिफ छोटी छोटी कहानियाँ जिनमें दरिया के बहाव, खुश्क होने की दास्तान, काश्तकारी, तर्ज बूदोबाश, रहन सहन के तौर तरीके, माल मवेशी, उनसे जुड़ी दास्तानें, रस्म व रवाज, खुदा मखलूक खुदा का ताल्लुक़, तोहमात का ज़िक्र, दही तर्ज ज़िंदगी और इससे मुतल्लिक़ा मजहबी और समाजी और मुआशी रस्म व रवाज पर मबनी कहानियाँ मरकज़ी कहानी को मुकम्मल और मुफस्सल बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। तारड़ गहरा मुशाहिदा रखते हैं, तख्लीक कार हैं, तहकीक कार हैं, तो कहानियों की बुनत में इस कदर मेहनत से काम लिया है कि उनकी सारी कहानियाँ और कहानियों से जुड़े वाक़यात में एक मजबूत और गहरा तल्लक पैदा हो गया है। कोई चीज़ इस नावल में हमें इजाफी नज़र नहीं आती। मरकज़ी कहानी और ज़िमनी कहानियों में रब्त और तल्लक है। ऐसे महसूस होता है कि तख्लीक कार ने फुर्ती से अपनी तख्लीक का पेट भरने की कोशिश की है, लेकिन बहाव को पढ़ने से ऐसा महसूस होता है कि इस नावल में कोई एक आध जुमला, कोई एक आध चीज़, कोई कहानी, कोई इक़्तिबास, कोई चीज़ इजाफी नहीं है। उन्वान और मौजू में मुमासलत। नावल के उन्वान और मौजू में इस कदर मुमासलत है कि दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें दरिया के पानी का बहाव, ज़िंदगी और मुतल्लकाते ज़िंदगी का बहाव और लोगों के आने जाने का बहाव मौजूए बहस है। लिहाजा लफ्ज़ बहाव, जो कि नावल का उन्वान है, पूरे नावल में बहाव की सी कैफियत पैदा कर देता है जो तारड़ की फ़िक्री और फ़नी पुख्तगी का मुँह बोलता सबूत है। बहाव नावल एक मादूम होती या ख़त्म होती तहजीब की आखिरी आवाज़ है, जो उसी तहजीब की ज़बान से हम कलाम है। अगर नावल के थीम की बात करें तो पुरानी तहजीब की जगह नई तहजीब, खंडर की जगह इमारत, पुरानी की जगह नई चीज़, इन सब की तख्लीकियत आदमी की होने से वाबस्ता है, और यही सब मुस्तनसर हुसैन तारड़ के नावल का मरकज़ी थीम है। इस नावल में हैरान कुन चीज़ मुस्तनसर हुसैन तारड़ का मजबूत तख़य्युल है, जो 5000 साल पहले की तहजीब को हमारी आंखों के सामने ला खड़ी करता है। बहाव के किरदारों की बात करें तो इस नावल में किरदारों के नाम और उनके कार मनसब बड़े हैं। पारोशनी दानश्वर खतून, पिकली मट्टी के ज़रूफ बनाने वाली यानी बर्तन बनाने वाली, बरचन एक स्याह है, समसरो किसान है, मामन मासा दरवेश है, गागरी और चीवा मियाँ बीवी हैं, और तारड़ साहब ने एक एक किरदार को बड़ी मेहनत और मोहब्बत से गूंद कर बनाया है। पारोशनी, मज़े की बात है
کہ ناول کی مرکزی کردار پاروشنی نامی ایک دور اندیش عورت ہے۔ پاروشنی جو سالوں سے ورچن کے انتظار میں سوکھتی ہے، وہی پاروشنی جس کے انتظار میں سمرو سوکھتا ہے اور مہریں بناتا رہتا ہے، اور پاروشنی انتظار کرتی ہے ورچن کا۔ ورچن اسی بستی کا مکین ہے، مگر عادات تپڑ واسیوں سے ملتی جلتی ہیں۔ ایک جگہ سے اپنی کھولی یا اپنا کپڑا اٹھاتا ہے اور نئی بستیوں کے سفر پر نکل جاتا ہے۔ پکلی کمہارن ہے، جس کا آوا ہے، جس آوے میں وہ برتن بناتی رہتی ہے، اسی میں بیٹھ کر مٹی کے برتنوں پر پھول بوٹے الیکتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ پکلی کا کام دلہنوں کو سنوارنا ہے۔ پاروشنی کی شادی کے موقع پر پاروشنی کے پورے جسم پر بیل بوٹے بھی یہی پکلی بناتی ہے۔ گاگری، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بھوکھڑ ہے، یعنی چیل کا شکار کرنے نکلتی ہے اور شکار کر کے آتی ہے، مگر ایک دن بھوکڑ نے یعنی چیل نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ گاگری نے شکار کرنا چھوڑ دیا۔ ڈورگا ڈورگا ایک کردار ہے جو موہنجو داڑو میں اینٹوں کے کسی بٹے پر اینٹیں بناتے بناتے کبا ہو جاتا ہے، یعنی دوہرا ہو جاتا ہے، اور اسی جھکی کمر کے ساتھ ورچن کے پیچھے پیچھے موہنجو داڑو سے گھاگرا کنارے اس بستی میں پہنچ جاتا ہے۔ مامن ماسا اور چیوا درویش ٹائپ کردار ہیں، میاں بیوی ہیں۔ مامن ماسا جنگل یعنی رکھوں کے پیڑ میں رہتا ہے اور چیوا بھی اتر جاتا ہے۔ دھروا ایک ایسا کردار ہے جو مقدس بیلوں کے چارے کا انتظام کرتا ہے۔ ان کرداروں کے ذریعے اس قدیم عہد کو سمجھا جاتا ہے۔ اب ہم بہاؤ ناول کی کہانی کو دیکھ دیتے ہیں۔ سرسوتی جو بڑے پانیوں کی ماں ہے اور ساتویں ندی ہے، اس کے پانی آتے ہیں شاندار اور بلند آواز میں چنکھاڑتے ہوئے۔ بہاؤ بہاؤ نشانی ہے تسلسل اور روانی کی۔ ایک ایسا ناول جس نے تارڑ کو ناول نگار بنا دیا۔ ترقی یافتہ تہذیب کے تعلق کو پنجاب اور دریائے سندھ کے کنارے سے جوڑا ہے۔ اس ناول کی بنیاد بہاولپور کے صحراؤں میں سفر میں ایک علاقے میں ملنے والے ٹوٹے ہوئے برتنوں کی وہ ٹھیکریاں ہیں جن پر کی گئی خوش نظر نقاشی اور علاقے پر بکھرے آثار قدیمہ نے تارڑ صاحب کو یہ سوچنے پر مشہور کر دیا کہ وہ کون لوگ تھے جو اس بستی کے باسی تھے، کیسے تخلیق کار تھے، کیسا تہذیب و تمندر رکھتے تھے، کیسے قدرتی اور علاقائی عوامل تھے جس کی بنیاد پر یہ تہذیب فنا ہو گئی۔ اس ناول کی کہانی دیکھتے ہیں۔ ہزاروں سال قبل ایک ایسی بستی کی کہانی ہے جو قدیم دریا گھاگرا کے کنارے بستی ہے۔ اس بستی سے کافی پرے موہنجو داڑو اور ہری یوپیا جیسی متمدن آبادیاں بھی ہیں، مگر یہ بستی ابھی تک ہزاروں سال پرانے ریت رواج پر ہی چل رہی ہے، جہاں کے باسی کہیں جاتے نہیں، مگر بستی کے پاس سے گزرتے ہوئے ٹپر باسیوں یعنی باقی ماندہ دنیا کی ٹوٹی پھوٹی خبریں انہیں ملتی رہتی ہیں۔ گاگروں کے بہاؤ کے ساتھ بستی کا نظام چلتا ہے، کنووں میں پانی کا آتا ہے، کھیتوں میں کاشت ہوتی ہے، جنگل اور ڈوبو مٹی کی دلدل اسی دریائے گھاگرا کے کنارے گھومتی رہتی ہے۔ لوگ آتے ہیں، بستے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ ہزاروں سال سے یہ دریا یوں ہی بہے چلا جاتا ہے، مگر آہستہ آہستہ دریا کا محور کم ہوتا جاتا ہے، اس کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، بالآخر دریا بالکل خشک ہو جاتا ہے۔ بستی کے سبھی باسی دریا کنارے بڑے پانیوں کے انتظار میں سوکھتے رہتے ہیں، بڑے پانی آتے نہیں۔ آخر کار تارڑ کا یہ حسین و جمیل ناول گھاگرا دریا کے بہاؤ کی شدت اور آخر میں خشک سالی پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس علاقے میں رہنے والے آباد کار آہستہ آہستہ خشک سالی کی وجہ سے فنا ہو جاتا ہے۔